Brought to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स के बारे में हम जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल संसद में जो बातें कह रहे हैं उस मजमून को कैसे पढ़ा जाए और जिस तरह से वो अब एक गैप के बाद नरेंद्र मोदी से हेड ऑन कोलिजन की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य की आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है और राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने जिन लोगों को चुना और राज्यसभा का सांसद बनाया उसके पीछे क्या रणनीति है। तो बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स की, अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल मूव्स की। नतीजे आने के बाद से काफी पानी बह चुका है इंद्रप्रस्थ से होकर गुजरने वाली यमुना में। पंजाब में सत्तानशी हुए, उसके बाद ऐलान आया कि सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगेगी। कांग्रेस ने आलोचना की गांधी जी क्यों नहीं, तो केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा में पलटवार आया और इसमें उन्होंने गांधी जी से तात्पर्य अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से इंदिरा, राजीव, सोनिया इत्यादि लगा लिया और बीजेपी को निशाने पर साधते हुए बात हेडगेवार और सावरकर तक ले गए। तो क्या है इस समय अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स, क्या रणनीति है? वो कश्मीर फाइल्स को लेकर भी नरेंद्र मोदी सरकार पर और खुद प्रधानमंत्री पर निशाना साधते नजर आए। कहा कि 7 बरस तक दिखाने को कुछ नहीं है, तो विवेक अग्निहोत्री के पैरों में जाकर गिर गए। ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है। एमसीडी को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यूनिफाई कर दिया गया है तीनों एमसीडीज को लेकर। उसको लेकर कैबिनेट में बिल आ चुका है, पास हो चुका है और अब वो सदन के पटल पर है, तो इसको लेकर भी अदावत है। राज्यसभा की 5 सीटें, उसमें से 1 सीट क्रिकेटर को दी गई, 1 सीट राघव चड्ढा दिल्ली के विधायक जी उनको दी गई, 2 सीटें उद्योगपति को दी गई और 1 और कार्यकर्ता को। तो इस तरह से वो वितरण हुआ, 1 दिल्ली के प्रोफेसर, 1 क्रिकेटर, 2 कारोबारी और 1 दिल्ली के नेता। तो इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मूव है, क्या नुक्ताचीनी हो रही है और क्या नेतार्थ देखे जा रहे हैं, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। नेता नगरी के इस सत्र में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं 2 मेहमान। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। थैंक यू वेरी मच सौरभ भाई, थैंक यू। और दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं कुणाल, जो इंडिया टुडे ग्रुप के लिए लगातार दिल्ली सरकार को और उसी क्रम में आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं। कुणाल, मेरे ख्याल से ये नेता नगरी में आपका डेब्यू है, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। इससे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूं। अच्छा, इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं। आई स्टैंड करेक्टेड। किसान आंदोलन का वक्त था। किसान आंदोलन के दौरान, जी बिल्कुल, नाउ आई रिमेंबर, आप उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे। कुणाल, आपसे ही शुरुआत करते हैं। विधानसभा के सेशन को, पटल को चुना गया पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अरविंद केजरीवाल की जो स्पीचेस हो रही हैं, जो बीते दिन स्पीच हुई, जो आज बोल रहे हैं, उसकी किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं, किन बिंदुओं पर अरविंद केजरीवाल ने खास जोर दिया और आप एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर उनके क्या मायने निकाल रहे हैं? प्लीज स्टार्ट। एक तो हमें सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ये भाषण दे रहे थे विधानसभा के अंदर, तो किस समय पे क्या मौका था, क्यों वो भाषण देना उन्होंने शुरू किया। तो ये उपराज्यपाल की स्पीच थी और धन्यवाद प्रस्ताव था, धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। और इसीलिए आमतौर पर एलजी का जब अभिभाषण होता है, उपराज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो उसमें एक परंपरा रही है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच नहीं दी जाती है, बल्कि जो सरकार के कामकाज है वो गिनाए जाते हैं, उस पर तवज्जो रहती है। जो भी मुख्यमंत्री रहता है वो जवाब देते हुए अपनी बात कहता है। लेकिन इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जो मौका चुना वो इसको पॉलिटिकल, एक तरीके से पूरी तरह पॉलिटिकल स्पीच था। इसमें आप अगर ढूंढेंगे कि सरकार के कामकाज पर किस बात हो रही हो, तो ऐसा नहीं हुआ। मुख्य तौर पर 3 बिंदुओं को उन्होंने छुआ, जिसमें एक एमसीडी इलेक्शन का मुद्दा था, दूसरा कश्मीर फाइल था और तीसरा जो आपने कहा कि तस्वीरों को लेकर के जो पूरी एक कंट्रोवर्सी है कि भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों नहीं गांधी जी की फोटो लगाई जाए या बाकी तमाम चीजें। तो इन चीजों को छुआ, जिसका सरकार से एक तरीके से लेना देना बहुत ज्यादा है नहीं। अब क्या है, क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में? नहीं है, लेकिन उनके पास जो मंच है वो एक तरीके से खुला मंच जो है वो उनको विधानसभा में मिलता है, जहां उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। विपक्ष जितना है भी उतना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो ऐसे में उनको एक तरीके से खुला मंच मिलता है और उन्होंने इसी बहाने एक तरीके से नेशनल ऑडियंस को साधने की कोशिश की
और जो अलग अलग राज्यों में उनकी चुनावी तैयारी है, चाहे वो गुजरात में है, हिमाचल में है, जो इस साल के आखिर में इन दोनों चुनाव बने, और आगे की जो चुनावी तैयारी है उसको लेकर के हुई। तो ये एक तरीके से सुनियोजित ये पूरा आंसर था। और इसको लेकर के जो आपने पूछा कि राजनीतिक गलियारों में कैसी चर्चा है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के विवाद उठना ही था, होना ही था। जो बीजेपी कह रही है कि कश्मीरियों का मजाक उड़ाया है और कश्मीरी सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, तो वो सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइन पर है। लेकिन क्या इससे जो हासिल करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल वो हासिल हुआ? निश्चित तौर पर हुआ। वो काफी चर्चा हो रही है, हम भी चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हासिल भी उन्होंने किया है। लेकिन जो मैंने बताया कि क्या कंटेक्स्ट था, क्यों ये करना पड़ा, और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने सदन के पटल पर इस तरीके का एक भाषण दिया जिसकी सब जगह चर्चा होती है। राजदीप सरदेसाई जी, क्या देखते हैं आप इस भाषण के निहितार्थ? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस स्पीच? सौरभ भाई देखिए, जैसे कुणाल ने कहा, मुझे भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं अब सोच लिया है कि मैं अब एक ट्रूली नेशनल नेता, मैं दिल्ली का केवल मुख्यमंत्री नहीं हूं। पंजाब की जीत के बाद उनको लगता है अब मैं नेशनल विकल्प कैसे बन सकता हूं, इस दिशा में मुझे जाना है। इसलिए भाषण हो या कोई भी उनकी अब मूव्स हो, एक उनका लक्ष्य रहेगा कि मेरी एक राष्ट्रीय छवि बन जाए। और इस भाषण में उसी तरह से मैं देखता हूं, क्योंकि आप देखिए एक कोशिश 2014 में भी की थी, जीत के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती दी थी तब, लेकिन आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को ज्यादा यश नहीं मिला, क्योंकि वो उसी समय राजनीति में आए थे। अब लगभग 10 साल हो रहे हैं उनको राजनीति में, और पंजाब के जीत के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लगता है, खास करके कि विपक्ष में एक स्पेस है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, उस स्पेस में मैं किस तरह से आगे धीरे धीरे बढ़ सकता हूं। पहले वो बड़े जल्दबाजी में थे, अब वो जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप जानिए वो गुजरात जा रहे हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में बड़ा कार्यक्रम उनका गुजरात में होगा, एक तरह से लॉन्च होगा उनका गुजरात का कैंपेन। मेरी जानकारी के मुताबिक वो हिमाचल प्रदेश बहुत जोर से लड़ने वाले हैं और पूरी ताकत झोंकने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में भी। तो एक ऐसा ये जो 7-8 महीने हैं उसमें आप देखेंगे सौरभ, लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी पहचान एक तरह से एक नेशनल ऑल्टरनेटिव की तरह, और उसमें एक बड़ी बात देखिए, उनको लगता है कि आज जो स्पेस है, मैं ना बीजेपी के, मैं राष्ट्रवादी हूं लेकिन मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, मैं सामाजिक न्याय में विश्वास रखता हूं लेकिन मैं वामपंथियों से जुड़ा नहीं हूं। यानी एक अगला, एक थर्ड वे, एक तीसरी राह मैं ढूंढ रहा हूं। ना ही मैं कांग्रेस और लेफ्ट से जुड़ा हुआ हूं, ना मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं। और इसी वजह से भगत सिंह हो, अंबेडकर, क्योंकि भगत सिंह यानी राष्ट्रवाद और अंबेडकर यानी सामाजिक न्याय, ये जो दो उन्होंने बिंदु उठा के रखे हैं, उसको किस तरह से मैं आगे लेकर जा सकता हूं, ताकि मैं किसी एक कैंप में नहीं हूं, मैं बीजेपी कैंप में नहीं हूं, ना ही मैं बीजेपी के टीम बी में हूं, ना ही मैं बाकी विपक्षी नेताओं के जैसा हूं जो केवल एंटी मोदी पॉलिटिक्स करते हैं। तो इनकी ये बड़ी सोची समझी रणनीति है कि एक थर्ड वे, एक तीसरी शक्ति बनकर जो लोग कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से उब गए हैं उनको मेरी तरफ कैसे कर सकता हूं। दैट इज द वो उनका, मुझे लगता है, लक्ष्य है, उनका अब एजेंडा रहेगा, खास करके गुजरात के चुनाव तक जो नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं। राजदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और कुणाल आप भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं, कि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें उन पे जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल हैं वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि साहब ये भी मेजॉरिटेरियन व्यू को कंफर्म करते हैं, कंफर्मिस्ट पॉलिटिक्स है ना। और पर बीजेपी और उसके समर्थक अब इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, जो उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा या प्रधानमंत्री को लेकर कहा, कि इन्होंने बहुसंख्यकों की भावनाओं की आलोचना की। और कई लोगों ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल पब्लिक मूड पढ़ने में चूक गए हैं मेजॉरिटी का, वरना वो कश्मीर फाइल्स फिल्म की आलोचना नहीं करते या उसको लेके इस तरह की बात नहीं कहते। हाउ डू यू लुक एट इट, राजदीप? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भाषा का प्रयोग उन्होंने किया उससे कहीं एंटी हिंदू सेंटिमेंट नहीं? अरविंद केजरीवाल बड़े सोच बूझकर काम करते हैं इन मामलों पर। मुझे नहीं लगता, उन्होंने फिल्म की आलोचना की है, उन्होंने कहा है कश्मीरी पंडितों को न्याय देना चाहिए। अगर आप पूरा भाषण उनका पढ़े, और मुझे लगता है उसी दिशा में जाएंगे,
उनका कहना है कि 32 सालों से बीजेपी रही है सरकार में, श्रीनगर में, दिल्ली में, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? अब आप पिक्चर को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आप कश्मीरी पंडितों की असली जो चीज थी, जो न्याय उनको चाहिए था, वो नहीं दे पाए। तो मैं उसे एंटी हिंदू नहीं समझता। हालांकि बीजेपी जरूर कोशिश करेगी कि ये दिखाने की अरविंद केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के खिलाफ है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, केजरीवाल जी इस मामले में बड़े सूझबूझ की राजनीति करते हैं कि वो किसी भी तरह से अपने आप को एंटी हिंदू नहीं दिखाना चाहते। आपको याद होगा सौरभ, जब दिल्ली के दंगे हुए थे तब उनको आलोचना कहां से हुई थी? वामपंथियों से हुई थी, सो कॉल्ड सेक्युलर से हुई थी कि केजरीवाल थे कहां। शाहीन बाग का जब एजिटेशन हुआ तब भी ये उन पर ये क्रिटिसिज्म हुई थी कि कहां है अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने तय किया है, मैं ना माइनॉरिटीज्म की तरफ चलूंगा ना मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ, मुझे ये बीच का रास्ता ढूंढना है। अगर अब मुझे उनकी जानकारी अगर सही है तो मुझे लगता है वो कल क्या कहेंगे कि मैं कश्मीरी पंडितों के लिए स्कूल्स में, उनके लिए अस्पतालों में लिए स्पेशल कुछ फैसिलिटीज दूंगा। तो वो उस दिशा में जा रहे हैं, वो नैरेटिव बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बीजेपी के ट्रैप में ना पड़ूं, ना ही मैं सेक्युलर कैंप के ट्रैप में पड़ूं। उसमें कितनी उनको सफलता मिलती है, क्या बीजेपी की जो आलोचना है कि केजरीवाल जी ने कश्मीर पंडितों को नजरअंदाज किया है, कश्मीर फाइल्स पिक्चर पर एंटरटेनमेंट टैक्स वेव नहीं किया है, सवाल उठाए, ये बात अपनी जगह है, लेकिन उनकी रणनीति में साफ नजर आती है कि मैं ना एंटी हिंदू ना माइनॉरिटीज्म, दैट इज हिज पॉलिटिक्स। कुणाल, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसा राजदीप ने जिक्र किया, हम सब जानते भी हैं कि अब आम आदमी पार्टी के रडार पर दो बड़े राज्य हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, और दो बड़े राजनीतिक लक्ष्य भी हैं। पहला राजनीतिक लक्ष्य है एक नेशनल पार्टी का दर्जा पाना, जिसके लिए जरूरी है कि कोई भी पार्टी कम से कम 4 राज्यों में, मतलब उसमें कई तरह के इंडिकेटर्स हैं, कई तरह के क्वालिफिकेशन हैं, पर जो आम आदमी पार्टी की जद में है, रीच में है, वो ये है कि आप कम से कम 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट और 2 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लेकर आए। गोवा में उनके 6% से ज़्यादा वोट और 2 विधायक हैं। पंजाब में तो प्रचंड जनादेश के साथ सरकार है, दिल्ली में भी ऐसा ही है। तो अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए यदि वो इन 2 राज्यों में से किसी एक में भी 6% से ज़्यादा वोट और 2 विधायक ले आते हैं, तो उनका एक जो फौरी राजनीतिक लक्ष्य है, देश की चुनिंदा राजनीतिक पार्टियों में, नेशनल पार्टीज में शुमार होना, वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा उनका लक्ष्य है कि खुद को बीजेपी के सामने एक प्रिंसिपल अपोजिशन के तौर पर पेश करना, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक एक करके ऐसे स्टेट्स में दाखिल हों जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की एक लंबे समय से लड़ाई चल रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के एक कद्दावर नेता ने, जो CWC के मेंबर भी हैं, मुझसे कहा बातचीत में कि तमाम हार के बावजूद 2019 तक हम निश्चिंत रहा करते थे कि लड़ाई तो हमसे ही है, लेकिन अब वो मंजर बदल रहा है। गुजरात में भाजपा कांग्रेस चलता रहा, हालांकि 1998 से लगातार वहां पर भाजपा सत्तारूढ़ है, और हिमाचल प्रदेश में अब तक 5 साल में सरकार बदलने का चलन चलता आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खेमे में इन राज्यों को लेकर क्या रणनीति चल रही है, क्या कुछ नाम है जिनको जीरो इन किया गया है, और जो सबसे बड़ी बात है जो आम आदमी पार्टी के लिए कि पहली बार में वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाते। दिल्ली में भी लड़े, 28 पर रहे, पर 15 में अभूतपूर्व जनादेश आया। पंजाब में दूसरे प्रयास में सफल हुए। तो क्या ये पहला प्रयास अपोजिशन की स्पेस घेरने का प्रयास होगा या सीधे दस्तक होगी? क्या वो अपनी पावर को डिवाइड करेंगे हिमाचल और गुजरात के बीच में, क्योंकि दोनों के चुनाव कमोबेश एक साथ होते हैं, अक्टूबर में हिमाचल का और फिर नवंबर में गुजरात का। फेसेस क्या होंगे, रणनीति क्या होगी, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किस तरह की तैयारियां चल रही? कुणाल, देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सारे प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। आपको पता है पहले से ही जो कई सारे विधायक हैं वो गुजरात में हैं, और जो सूरत नगर निगम का चुनाव भी हुआ था वहां पर उनको अच्छी खासी सफलता भी मिली थी। उसके हिसाब से उनको लगता है कि हम गुजरात पे एक अच्छी पकड़ भी हो गई है, कई सारे वहां पर लोकल लीडर्स को भी उन्होंने अपने साथ शामिल करवाया है। तो एक उनका एक पैटर्न है, और जो राजदीप सर भी कह रहे थे कि अप्रैल में एक बड़ी रैली करने की तैयारी है, वहां पर अरविंद केजरीवाल जाएंगे और वहां पर उनकी एक पूरी चुनावी जो कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी।
अरविंद केजरीवाल बतौर नेता नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। नरेंद्र मोदी का पैटर्न ये है कि एक जो पहले कभी कांग्रेस करती थी कि इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द पूरी पार्टी रहती थी, उसी तरीके से अभी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द पूरी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। यानी आप किसी भी राज्य में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही होगा, वो चाहे पंजाब को लें, दिल्ली को लें, गुजरात जाए या आप हिमाचल चले जाए। तो उसमें अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि उनका रोल क्या है। बाकी जो लोग जमीनी तौर पर काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर काम करते हैं, वो तो है, लेकिन उन्हें पता है कि वो जितने मजबूती के साथ अपना ब्रांड केजरीवाल रखेंगे और उसको जिस तरीके से वहां पर लोगों के मन मस्तिष्क में बैठा पाएंगे, उस हिसाब से उनको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, इसीलिए जो राजदीप सर कह रहे थे कि ना ओवर्टली वो लेफ्ट की तरफ दिखना चाहते हैं, ना ही राइट की तरफ दिखना चाहते हैं। एक सेंटर पाथ है जो कि कभी कांग्रेस ट्रेड करती थी, उसी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा टाइट रोप वॉक है आज की तारीख में, जो बहुत हाईली पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है, और गुजरात जैसा स्टेट जहां पर हिंदुत्व तो बहुत बड़ा एजेंडा होता है, ऐसे में कितना वो टाइट रोप वॉक करेंगे, ये एक बड़ी मुश्किल चुनौती उनके सामने होगी। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि पहली चुनौती है उनको राष्ट्रीय पार्टी बनने की, वो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन 3 राज्यों में उन्होंने अपनी स्थिति इस हिसाब से कर ली है। एक राज्य उनको और चाहिए, तो अब गुजरात, हिमाचल में कहां पर उनका ज्यादा फोकस होगा, ये उनको तय करना है। लेकिन अभी 2 चीजें चलेंगी। एक तो कि गुजरात में उन्होंने संगठन पहले बनाया, पहले चुनावी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन हिमाचल जो है वो पंजाब से नजदीक, यानी पंजाब में जहां प्रचंड बहुमत मिला है उससे नजदीक है, और उससे राजनीति प्रभावित होती है, और वहां पर ज्यादा संभावनाएं, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार अभी मौजूद है और कांग्रेस उतना अच्छा कर नहीं रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि उनको हिमाचल की तरफ भी ले जाती है। तो अब ये रोचक रहेगा देखना कि किसमें वो ज्यादा ताकत लगाते हैं, कहाँ ज्यादा वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथ को लेकर के जाते हैं। इसमें एक लास्ट बात मैं कहूंगा कि पंजाब का जो एक्सपेरिमेंट है गवर्नेंस का, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अभी तक तो दिल्ली की जो स्थिति है ना, दिल्ली में पैसा बहुत है, उनके पास रेवेन्यू का संकट नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनकी जितनी भी स्कीम्स थी उसके लिए उनको फंडिंग का इशू नहीं आया। लेकिन गुजरात, माफ कीजिएगा, पंजाब में कल ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करके गए हैं भगवंत मान, 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड की, कई सारे फ्रीबीज चाहिए। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। पंजाब में कैसे डिलीवर करते हैं, उससे जो पूरा जो नेशनल एक गेम है वो देखना मिलेगा कि कैसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सरकार चलाती है, और गवर्नेंस में कैसे। जी, क्या वो पंजाब मॉडल को एक पॉलिटिकली वायबल और पॉलिटिकली जिस चीज़ को वो कैंपेन कर सकें, ऐसा मॉडल बनाने में सक्षम है कि नहीं? आखिरी में मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जब आम आदमी पार्टी राज्यसभा में सांसद भेजती है, खबर बनती है। दिल्ली में भेजा, खूब खबर बनी, आशुतोष ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, राजदीप जी के पुराने मित्र कुमार विश्वास भी खफा होके चले गए, सुनील गुप्ता और नारायण गुप्ता का लोगों ने पहली दफ़ा नाम सुना, और पुराने जो नेता हैं उनमें सिर्फ संजय सिंह का नाम सामने आया। और उसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि अच्छा, पंजाब में इतने बड़े जनादेश के साथ आए हैं तो वो 5 नाम कौन से होंगे। उन 5 नामों में अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा के खाते में लिख दिया गया। बिजनेसमैन है, उसमें भी अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, एक चर्चित प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उससे जुड़े हैं, उसके कर्ता धर्ता हैं। हरभजन सिंह, इनका नाम भी चुनाव के पहले भी जिक्र आ रहा था, वो आए। राघव चड्ढा विधायक हैं, दिल्ली से प्रभारी थे, उनका नाम आया। और जो IIT के प्रोफेसर साहब हैं संदीप पाठक, उनका नाम आया। इन नामों के चुनाव के पीछे क्या वजहें बताई जा रही हैं? कुणाल, आई विल स्टार्ट विद यू, देन विल मूव टू राजदीप। देखिए, नाम का चुनाव जो है, जैसे एक मोदी जी सरप्राइज करते हैं, उसी तरीके से केजरीवाल भी सरप्राइज करते हैं जी। उनके पास भी एक सरप्राइज फैक्टर है, और कम से कम राज्यसभा सीटों के लिए तो ऐसा दिखता ही है। कहीं ना कहीं एक पार्टी में उनको लगता है कि जो लोग उनके साथ पीछे से, यानी पार्टी चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत जरूर होती है, तो ये एक आमतौर पर चर्चा है कि जो लोग फंड करते हैं उनको खुश रखना भी चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये एक तरीके से जो आम चर्चा है, इसके बारे में कोई खुल करके नहीं कहता है, लेकिन ये साफ तौर पर दिखता है कि लोगों का ये कहना है कि बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो कम से कम इसीलिए तरजीह पा जाते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा उनको राजनीतिक लोगों की जरूरत नहीं है राज्यसभा में, और इस तरीके से वो उन लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं जो उनके पास पैसा है, या जिस तरीके से वो चुनावों की फंडिंग कर सकते हैं, तो उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है।
तो ये एक तरीके से उसमें अगर राघव चड्ढा का नाम छोड़ दें तो बाकी एक संदीप पाठक हैं जो कि चुनाव प्रभारी बनाए गए थे पंजाब में, बाकी कम से कम 3 लोग तो राजनीति से कम जुड़े हुए हैं। हरभजन सिंह को आप एक तरीके से दूसरी तरह की जी एक ऑप्टिक्स है, बिल्कुल ऑप्टिक्स है, तो वो वहां मान सकते हैं। लेकिन बाकी 2 लोगों के नाम पर तो यही पेच फंसा हुआ है कि कहां से आ गए, कैसे आ गए, ये पता नहीं चला। और खासतौर पे जब आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं कि दिल्ली में आपने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी है कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में लोग छोड़ करके आ रहे हैं, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसे एक शिक्षण संस्थान के मुखिया को राज्यसभा भेजना, ये सारी चीजें सवाल खड़ा करती हैं। लेकिन उन सवालों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे मोदी सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी वन मैन आर्मी है, जो हमने फैसला ले लिया वो सही है, बाकी देखा जाए। अच्छा, राजदीप जी क्या कहेंगे? आलोचना हो रही है, कैसी गवर्नमेंट और कैसी पॉलिटिक्स का प्रॉमिस करके आए थे पंजाब में, और राज्यसभा की सूची आते ही लोगों ने कहा कि पोल खुल गई। देखिए सौरभ, जो 5 राज्यसभा के उनके सदस्य हैं, उसमें आप हरभजन सिंह को सेलिब्रिटी कैटेगरी में लीजिए, और हर पार्टी चाहती है कि कोई ना कोई सेलिब्रिटी हो। बीजेपी ने अपने जमाने में एक्टर्स वगैरह को भी दिया है, उसी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन को देके जो पंजाब का पुत्र है, और मैंने सुना है कि भगवंत मान एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खड़ा करना चाहते हैं जलंधर में, और वहां हरभजन सिंह उस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हो गए एक पंजाब का चेहरा। फिर आप देखिए राघव चड्ढा, जो पंजाब के उस पूरे अरविंद केजरीवाल के पूरे स्ट्रेटेजी प्रोग्राम में शामिल थे। संदीप पाठक बहुत इंटरेस्टिंग है। राजदीप जी, संदीप पाठक पर आएंगे। इज ही गोइंग टू बी सुपर सीएम? इज ही गोइंग टू बी अरविंद केजरीवाल मैन इन पंजाब टू रन? नहीं, मुझे नहीं लगता है राघव चड्ढा सुपर सीएम बनेंगे, नहीं। लेकिन राघव चड्ढा जरूर अरविंद केजरीवाल के पंजाब में एक खास व्यक्ति रहेंगे। आप उसे सुपर सीएम कहना इस समय मुझे लगता है गलत होगा। देखिए, भगवंत मान को आप मत समझिए कि वो कोई कठपुतली है। जितना मैंने भगवंत मान को देखा है, डोंट अंडर एस्टिमेट भगवंत मान, कि वो किसी और के इशारे पे हमेशा चलेंगे। और ये आगे देखकर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भगवंत मान अपनी एक पहचान कैसे बनाते हैं पंजाब में। आई डोंट थिंक राघव इज अ सुपर सीएम, बट संदीप पाठक इज एन इंपॉर्टेंट फिगर। वो अब गुजरात जा रहे हैं, उनको कहा गया है गुजरात की पूरी रणनीति, स्ट्रेटेजी बनाए, डेटा वगैरह। ही इज लाइक अ प्रशांत किशोर इन अ वे of Arvind Kejriwal now. उसी तरह की रणनीति, but more according to Kejriwal's people more sophisticated in terms of his data gathering. डेटा पर बहुत वो फोकस करते हैं। बाकी के 2 आप ये मित्तल जी को लीजिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो मुझे कहा गया है कि एलपीयू को कहा गया है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खड़े करिए डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब के, यू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टू आवर प्रोग्रामिंग. So that is one interesting aspect. Do you subscribe that argument, Mr. Sardesai? No, I don't think that argument has any weight. मुझे नहीं लगता उस आर्ग्यूमेंट में आप ज्यादा उसको महत्व दीजिए, क्योंकि ये तो केजरीवाल जी के लोगों का कहना है कि वो इस तरह के ये उनका एक रोल होगा कि एजुकेशन सेक्टर को किस तरह से पंजाब में आगे बढ़ाया जाए. देखिए, ऐसा है कि हर राज्यसभा चुनाव के टाइम पे आप देख रहे हैं 1 ना 2 ऐसे व्यक्ति आते हैं जो विवादास्पद होते हैं. जब केजरीवाल जी ने पहली बार भी दिल्ली में 2 व्यक्तियों को टिकटें दी थी, 3 उनको सीटें दी, उसमें एक संजय सिंह जो उनके खास थे. मैंने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में सुनील गुप्ता, नारायण गुप्ता जी, उन पर सवाल उठे थे. अब उसी तरह से सवाल इस बार भी अरोड़ा जी पर उठेंगे जरूर. लेकिन आप मुझे ये बताइए, आज की राजनीति में जबकि पैसे की इतनी सख्त जरूरत पड़ती है, क्या आपको लगता है कि बगैर पैसे की आप राजनीति कर सकते हैं? डू यू रियली थिंक दैट इज देयर? बाकी क्या पक्ष, जब शरद पवार जी ने या बाल ठाकरे ने मुझे लगता है राजकुमार धूत को भेजा था वीडियोकॉन परिवार से, एनसीपी ने कई ऐसे व्यक्तियों को दिया है जो उद्योग जगत से उनकी पहचान है, विजय माल्या बने थे, तब हम ये सवाल उठाएं कि नहीं? आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये दर्शाता है, टॉप ने तब भी ये सवाल उठाया था, मैं तो अपनी कह सकता हूँ. नहीं वही मैं कह रहा हूँ. और ये तो अलग राजनीति की प्रॉमिस करके आए हैं. हमारा काम सवाल उठाना है सर, हमारा काम. बिल्कुल, मैं देखिए सर मैं भी और हर पत्रकार सवाल जरूर उठाएगा कि 5 टिकटों में पंजाब से आपने 2 ऐसे व्यक्तियों को दिए हैं जो ना पार्टी से जुड़े हुए हैं,
ना आप कह सकते हैं सरदार है। क्योंकि एक जरूर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सौरभ जी, कि पंजाब के तस्वीर चेहरे, अब मुझे कहा गया कि 3 महीने बाद पंजाब से और 2 सीटें मिलेंगी, वो पंजाबी चेहरे रहेंगे। तो ये 2 बातें हैं, एक उद्योगपतियों को जब आप देते हैं और जो लोकल हैं उनको नहीं देते हैं। तो केजरीवाल जी की रणनीति साफ है। 5 में से मैंने 3 ऐसे व्यक्तियों को दिए हैं जो पार्टी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, 2 ऐसे हैं जिनको पार्टी से जुड़े हुए, एक सेलिब्रिटी है और बाकी 2 में एक एजुकेशन सेक्टर से है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब आप सवाल उठाएंगे कि क्या उन पांचों व्यक्तियों को पार्टी के व्यक्ति होने चाहिए? आप आज मुझे बताइए, राज्यसभा की आप तस्वीर पिछले 20 सालों से देख रहे हैं सौरभ, तस्वीर बदल रही है। हु गोज टू राज्यसभा, हाउ डज इट बेनिफिट अ पार्टी? ये सवाल उठता है ना। आप राज्यसभा की क्राइटेरिया क्या रहती है पार्टी में? क्या आप अपने लॉयलिस्ट को रिवॉर्ड करते हैं या एक ऐसे लोगों को देते हैं जिससे आपको लगता है या तो उनमें धन की ताकत है या कहीं मन बुद्धि की ताकत है? These are the, do you give intellectuals? Do you give industrialists? This is a larger question. पर ये केजरीवाल तक हम सीमित नहीं कर सकते। हर पार्टी को ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग समवन अ राज्यसभा एमपी? ये मुझे लगता है लिमिटेशन दिखाता है आम आदमी पार्टी की, बट लेट अस नॉट सजेस्ट दैट दे आर द ओनली पार्टी डूइंग इट। Nobody is suggesting that in this particular session we were talking about their politics, इसलिए ये क्वेश्चन रेज हुआ है राजदीप जी। अब इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। ये दिलचस्प है, अरविंद केजरीवाल बहुत कॉशियसली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर सीधे हमले से बचते थे। कभी कहते थे ये प्रधानमंत्री का तो चुनाव नहीं है जी, मुख्यमंत्री का चुनाव है, क्या दिल्ली में मोदी जी लड़ रहे हैं, कभी कुछ और बात करते थे, क्योंकि उन्हें अब तक ये पॉलिटिकली वायबल लग रहा था। लेकिन अब जब उन्हें गुजरात में नरेंद्र मोदी के ब्रांड से भाजपा से 2-2 हाथ करने हैं, अमित शाह से 2-2 हाथ करने हैं और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को चैलेंज करना है, तो उनके पास विकल्प नहीं है। एंड इफ ही वांट्स टू प्रेजेंट हिज पार्टी एज अ नेशनल अल्टरनेटिव, तो फिर उन्हें नरेंद्र मोदी के सामने खुलकर आना ही होगा। कुणाल ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था, उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं। कुणाल ने कहा था कि जैसे इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस बुनी गई थी, जैसे नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द पूरी भाजपा बुनी गई है, वैसी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द। मुझे अपनी सीमित समझ में ये लगता है कि ये आगे चल के देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल को कैसे बिल्ड करता है, क्योंकि हमने ये देखा कि जब इंदिरा गांधी ने पार्टी, संगठन और सरकार दोनों को अपने कब्जे में रखा तो इमीडिएटली तो उनको बेनिफिट मिला, पर लॉन्गर रन में पार्टी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से धाराशायी हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी हमने देखा कि जब सब कद्दावर नेता सरकार में चले गए तो संगठन नहीं पनप पाया। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सिपहसालार अमित शाह को संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में लगाया। तो नरेंद्र मोदी के पास या बीजेपी के पास एक ये एज है कि उनकी पार्टी मशीनरी बहुत मजबूत है। जो बात गोवा के और उत्तराखंड के नतीजों में कही भी गई कि वहाँ सीएम फेस उतना पॉपुलर नहीं था यूपी के कंपैरिजन में, लेकिन पार्टी संगठन इतना मजबूत था, मशीनरी इतनी मजबूत थी, प्लस मोदी की इमेज, तो उनके पास वो एक एज है और आरएसएस तो है। जी राजदीप जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? सी स्मॉल पॉइंट, देखिए 2 राज्य की बात हो रही है, हिमाचल और गुजरात। अगर आप ये सवाल 6 महीने पूछते कि आम आदमी पार्टी का कहां फोकस होगा, तो मैं कहता गुजरात। अब लगता है पंजाब की जीत के बाद उनको लगा है हिमाचल में उनको ज्यादा मौका है, क्योंकि उस राज्य में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हर 5 साल सरकार बदलती रही है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जैसे पंजाब में। लेकिन जो बात आपने कही कि संगठन, देखिए आज की राजनीति में क्या संगठन कितना महत्व रखता है? बीजेपी पर हम हमेशा मोदी जी की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के पीछे एक मोटा बड़ा आरएसएस का संगठन है। विदाउट आरएसएस बीजेपी वुड नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग। कांग्रेस सेवा दल बिल्कुल कमजोर हो गई है। आम आदमी पार्टी के सामने भी यही चुनौती है। कैन यू बी अ पार्टी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल विदाउट अ वॉलंटियर बेस फोर्स? जितना आप अपने वॉलंटियर को मजबूत नहीं करते, संगठन को नहीं मजबूत करते, आप आगे कैसे जाएंगे? पंजाब में भी आप देखेंगे पिछले 6 सालों में कई लोग आम आदमी पार्टी छोड़ भी गए थे। विधायक हो, काउंसिलर्स हो, इलेक्ट होके छोड़ते थे क्योंकि संगठन कमजोर था। अब आपके पास सत्ता आई है, लेकिन क्या सत्ता आने से संगठन मजबूत होता है? ये सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने है, क्योंकि गुजरात में भी कई लोग अभी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में फिर से चले गए हैं।
तो जब तक आप संगठन नहीं मजबूत करेंगे तब तक आप वाकई नेक्स्ट लेवल तक कैसे जाएंगे? आई थिंक दैट इज द चैलेंज फॉर अरविंद केजरीवाल कि आप केवल इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी नहीं रह सकते, आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा और वहां एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अब रहे। कुणाल, एमसीडी एक्ट में जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि उनकी हसरतों में अभी ये बकाया है। वो 2013 से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन एमसीडी की सत्ता में अभी तक वो दाखिल नहीं हो पाए हैं। एमसीडी के बारे में कहें तो कहा जा सकता है कि दिल्ली दूर है, क्योंकि जो मौजूदा एक्ट जो आज टेबल किया गया है उसकी अगर हम उसको हम एक तरीके से डाइसेक्ट करें और उसके बारे में हम समझें तो साफ तौर पे कहा गया है कि 250 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती है एमपीडी में, यानी वार्ड नहीं हो सकते। अभी 272 है, यानी डिलिमिटेशन किया जाएगा। और डिलिमिटेशन को जहां तक मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक तौर पर जो मैंने देखा है दिल्ली में, वो कम से कम 2 साल लगता है। तो अभी उतना टाल दिया गया है चुनाव। तो ये हसरत तो है और बहुत बड़ी हसरत है, क्योंकि एक तरीके से जब दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो केजरीवाल चाहते हैं कि एमसीडी भी उनके हाथ में आ जाए तो वो एक बेहतर प्रोजेक्ट कर पाएंगे दिल्ली मॉडल को। और शायद 2024 की चुनाव को लेकर के ये एक इम्पोर्टेंट कड़ी होता, लेकिन वहां पर अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है चुनाव होना। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक एमसीडी के चुनाव हो, तो अभी चुनाव होने नहीं जा रहे हैं। जो पूरी रूपरेखा है इस बिल की, उसको जो जितना मैंने पढ़ा है 16 पेज का बिल है, उसमें तमाम चीजें जो कही जा रही हैं, एक अधिकारी जब तक ये एमसीडी इस तरीके की स्थिति में रहेगा, स्थगित रहेगा, तब तक उसको एक अधिकारी रूल करेगा। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर एक अड़ंगा लगाया है बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने, और अभी मुश्किल है कि वो जो सपना है कि एमसीडी पर भी वो काबिज होते और दिल्ली को एक बड़ा मॉडल स्टेट बना करके लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते, उसमें अभी थोड़ी दिक्कत आनी। चलिए यहीं पर ये बातचीत रोकते हैं। कुणाल और राजदीप सरदेसाई, आप दोनों ने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। नेता नगरी में राजनीतिक चर्चा का दौर यहीं पर समाप्त होता है।